स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लंबे और समृद्ध इतिहास में अल्कोहल का उपयोग एक बड़ी दुविधा का मुद्दा रहा है। एक समय था जब शराब को दैवीय यानी कि डिवाइन माना जाता था और लगभग सभी बीमारियों के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसी शराब को विभिन्न बीमारियों, सामाजिक विकारों और मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार माना गया। शराब के प्रति विचारों के इसी द्वंद्व को पूरे इतिहास में देखा जा सकता है। अल्कोहल के अलावा शायद ही कोई अन्य पदार्थ होगा जिसे मानव जाति से प्रशंसा और निंदा दोनों प्राप्त हुई हों। वैदिक युग से मुगलों तक और ब्रिटिश राज से लेकर आज के आधुनिक युग तक भारत में अल्कोहल कंजम्पशन की एक कलरफुल हिस्ट्री रही है। तो आइए जानते हैं भारत में शराब के इस दिलचस्प इतिहास को। लेकिन अपने डिस्कशन को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि इस वीडियो का उद्देश्य शराब या किसी भी और मादक पदार्थ का प्रचार करना नहीं है, बल्कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस को सेंटर में रखकर बनाई गई है। हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक एंड वैदिक टाइम्स। दोस्तों, अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रचलन हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के प्रमाण मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्टिलेशन टेक्निक का ज्ञान रखने वाली पहली सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ अन्य स्थलों से मिली मिट्टी की वस्तुएं जैसे कि डिस्टिलेशन आइटम्स का एक पूरा सेट ये स्पष्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेवरेजेस के डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन जैसी टेक्निक्स को जानते थे और इसका उपयोग भी करते थे। इसके साथ ही प्री आर्यन पीरियड में मसारा नामक एक पेय पदार्थ की जानकारी मिलती है जो राइस और बार्ली को मिक्स करके बनाया जाता था। इसके अलावा शुरुआती डिस्टिलेट शराब ज्यादातर बैसिया लैटिफोलिया उर्फ मधुका इंडिका या महुआ फूल से बनाई जाती थी। महुआ आज भी लोकप्रिय रूप से उन जगहों पर जाना जाता है जहां इसे उगाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। भारत में शराब का पहला डिस्क्रिप्शन वेदों के साथ प्रकट होता है। 1700 BC के दौरान प्राचीन साहित्य ऋग्वेद में सोम और ब्राह्मणा जैसे दो नशीले पदार्थों के बारे में बताया गया है। सोम को प्राचीन भारतीयों द्वारा पूजा में सबसे पवित्र अर्पण माना जाता था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 9th मंडल और उसमें मौजूद 114 स्तोत्र यानी हिम्स पूरी तरह से सोम को समर्पित हैं। इसमें सोमा नामक एक पौधे का उल्लेख है जिसके रस को एक इंटॉक्सिकेंट यानी कि मादक द्रव्य माना गया है। हालांकि आज के दौर में यह सोम पौधा नहीं पाया जाता है। वैदिक कल्चर में सूरा नामक पेय पदार्थ का भी वर्णन मिलता है जो कि राइस, व्हीट, शुगरकेन, ग्रेप्स और दूसरे कई फलों से बना होता था। इसके अलावा प्राचीन संस्कृत साहित्य में और भी विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस का जिक्र मिलता है, जिनमें मेधक, प्रसाना, मैरिया, अरिष्ट, मधु इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, मौर्य काल के दौरान चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में अंगूर से बनी शराब के सेवन करने की बात कही गई है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो भारत में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजनीतिक शासन से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों तक सब कुछ शामिल है। इस लेख में कपस्यनी नामक एक व्हाइट वाइन और हरहुराका नामक रेड वाइन का जिक्र किया गया है, जो उस दौर में काफी प्रचलित हुआ करती थी। मौर्यास का समय भारत में उन पहली अवधियों में से एक था जब शराब की बिक्री को नियंत्रित किया गया था और इस पर टैक्स यानी कि कर भी लगाया जाता था। इसके साथ ही शराब उपभोग के लिए नामित क्षेत्र बनाए गए थे, जिसे हमारे समय के शुरुआती बार भी कहा जा सकता है। दोस्तों, हमने देखा कि अल्कोहलिक बेवरेजेस तो प्राचीन काल से प्रचलित हैं, पर क्या इनके कंजम्पशन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध था या कोई नियम या दिशा निर्देश? आयुर्वेद हमेशा से औषधीय प्रयोजनों के लिए शराब के उपयोग के पक्ष में रहा है। यह मुख्य तौर पर रोगियों का ऑपरेशन करते वक्त एक नार्कोटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एंशिएंट फिजिशियंस ने अल्कोहल कंजम्पशन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही थी। आयुर्वेद के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर में 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज होती हैं, जिन्हें हम वात, पित्त और कफ के रूप में जानते हैं। एंशिएंट फिजिशियंस का मानना था कि शराब के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर में वात और पित्त तत्वों पर असर पड़ता है
और जीवन शक्ति को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस प्रकार चिकित्सकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सर्दियों और वसंत के महीनों के दौरान हल्की शराब का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि गर्मी और बरसात के मौसम में इससे परहेज करना चाहिए। चरक संहिता, जिसे औषधीय विज्ञान पर सबसे विस्तृत ग्रंथ माना जाता है, उसमें अल्कोहल और उसके कंजम्पशन के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। चरक संहिता में लगभग 84 इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस की सूची मिलती है, जिनमें अनाज, शहद, गन्ना, नारियल और ताड़ के पेड़ का रस और अंगूर, आम, खजूर, बेर, कदम और महुआ जैसे फूलों से बने पेय पदार्थ शामिल हैं। इनमें मदिरा यानी कि वाइन, शहद या गुड़ का उपयोग करके बनाया जाता था और फ्लेवर के लिए उसमें ढटकी के फूलों का रस मिलाया जाता था। 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान चाइनीज यात्री हुएन सांग ने अपने लेखन में जाति आधारित शराब पीने का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा कि क्षत्रिय फल या फूल से बनी शराब का सेवन करते थे, वैश्य स्ट्रॉन्ग डिस्टिल्ड अल्कोहल पीना पसंद करते थे, जबकि ब्राह्मण ज्यादातर फलों का रस ही पिया करते थे। अल्कोहल की तरफ ये एडवांसमेंट्स किसी एक भौगोलिक स्थान तक ही सीमित नहीं थे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ये एक साथ हो रहा था। प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर से असम और केरला तक व्यापक रूप से अल्कोहल कंजम्पशन का जिक्र मिलता है। भारत के आदिवासी और जनजातीय समुदाय का शराब बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। असम में उन्होंने लाओ पानी नामक बियर बनाई, जो आज भी तैयार की जाती है, जबकि भारत के मध्य क्षेत्रों में आदिवासी महुआ के फूल, फर्मेंट किए हुए चावल और बाली यानी कि जौ से बने पेय पदार्थ बनाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश का अपना एक स्थानीय मादक पेय है, जिसे लुगदी के नाम से जाना जाता है। इसे अनाज को पकाकर बनाया जाता है। बियर ऑफ हिमालयस के रूप में प्रसिद्ध छानाग सिक्किम के लेप्चा कम्युनिटी द्वारा अपने देवी देवताओं को भेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड और बिहार के आदिवासी लोगों के बीच हंडिया नामक अल्कोहलिक ड्रिंक विख्यात है। यहां मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान इसे देवी देवताओं को अर्पण करने के साथ साथ प्रसाद के रूप में इसका सेवन किया जाता है। दोस्तों, वाराणसी को हम शिव की नगरी के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड शिवा भांग और धतूरा जैसे नशीले पौधे के प्रेमी माने जाते हैं। काशी अथवा वाराणसी गौतम बुद्ध के समय से अंतहीन उत्सवों और त्योहारों का एक आनंदमय शहर रहा है। एक बुद्धिस्ट जातका में मदिरोत्सव का जिक्र मिलता है। इस त्योहार के दौरान काशी के राजा अपने सभी प्रजा को मुफ्त में अल्कोहलिक ड्रिंक्स पेश किया करते थे। मदिरोत्सव के अवशेष आज भी पियाला का मेला में देखे जा सकते हैं। इस मेले में कुछ समुदाय के लोग अपनी कुल देवी को मदिरा का भोग चढ़ाते हैं और पूजा याचना करते हैं। अगर हम सदर्न रीजन की बात करें तो यहाँ के आम लोगों का पसंदीदा ड्रिंक ताड़ी यानी टॉडी था, जिसे ताड़ के पेड़ के रस से बनाया जाता था। संगम लिटरेचर की एक कृति पुराणनुरु में मालाबार कोस्ट और वहां के लोगों के बीच ताड़ी यानी टॉडी के प्रचलन की बात कही गई है। एंशिएंट टाइम्स के बाद शराब का प्रचलन मुगल और ब्रिटिश काल में भी रहा। आइए एक नजर डालते हैं मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान अल्कोहल कंजम्पशन के पैटर्न पर। हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द मुगल्स एंड ब्रिटिश राज। हालांकि इस्लाम धर्म शराब के सेवन पर रोक लगाता है, लेकिन 13वीं शताब्दी में शुरू हुए सल्तनत काल से लेकर भव्य मुगलों तक कई शासकों ने नियमित रूप से शराब का सेवन किया। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में शराब और भांग के सेवन का जिक्र किया था। अकबर, जहांगीर से लेकर शाहजहां और औरंगजेब तक सभी शराब और भांग का सेवन किया करते थे, कोई ज्यादा तो कोई कम। वहीं कॉलोनियल पीरियड में भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक अलग वर्जन देखने को मिला। पोर्चुगीज ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पाए जाने वाले अल्कोहलिक ड्रिंक्स की सूची में काजू के फल से बने डिस्टिल्ड फेनी को ऐड किया। आज के समय में फेनी गोवा का एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। इसके साथ ही ब्रिटिश कब्जे के बाद भारत में अल्कोहल कंजम्पशन में धीमी और लगातार वृद्धि देखने को मिली। ब्रिटिशर्स ने ताड़ी के व्यापक उपयोग को देखते हुए शराब पर टैक्स लगाना शुरू किया। इसके साथ ही विनियर्ड्स और ब्रूरीज को प्रोत्साहित किया गया। इस समय के आसपास देश में लो अल्कोहल कंटेंट वाले ड्रिंक्स की जगह पर धीरे धीरे अधिक अल्कोहल मात्रा वाले डिस्टिलरी बेवरेजेस प्रचलन में आने लगे। ये सभी परिवर्तन आज के उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस का एक प्रारंभिक कदम थे। 1805 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में देश की पहली डिस्टिलरी स्थापित की गई थी, यानी कि ऐसी फैक्ट्री जहां डिस्टिलेशन प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। उसके बाद उसी राज्य में शाहजहांपुर में एक और यूनिट स्थापित की गई।
1901 तक 14 रजिस्टर्ड डिस्टिलर्स थे और भारत की आजादी के बाद ये संख्या बढ़कर 40 हो गई थी। अल्कोहल कंजम्पशन और इसके प्रचलन के इस बढ़ते हुए क्रम में भारत में कई सामाजिक कुरीतियां भी बढ़ने लगी, जिसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा शामिल है। इसके अलावा शराब के अत्यधिक सेवन से कई बीमारियां और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। हमारे देश के कई सामाजिक कार्यकर्ता और खासकर महात्मा गांधी जी अल्कोहल कंजम्पशन पर रोक लगाना चाहते थे। आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में अल्कोहल कंजम्पशन के प्रति क्या परिवर्तन आए। अल्कोहल कंजम्पशन एंड इट्स पैटर्न इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए प्रयासों ने भारत में बड़े पैमाने पर शराबबंदी आंदोलन को सुगम बनाया और इंडिपेंडेंट इंडिया की कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अप्रूवल के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत शराबबंदी को जगह मिली। भारत के संविधान के आर्टिकल 47 में राज्यों को औषधियों के उद्देश्य को छोड़कर सभी हानिकारक नशीले पदार्थ के उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित तो किया गया, लेकिन अल्कोहल पॉलिसी एक स्टेट सब्जेक्ट है। अल्कोहल संबंधित कानून, उत्पाद शुल्क दर और इसकी बिक्री पर राज्यों का पूरा नियंत्रण रहता है। आधुनिक युग में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया शराब पर टैक्स लगाना और स्टेट रेवेन्यू में इजाफा करने का मार्ग कई भारतीय राज्यों द्वारा अनुसरण किया गया। देश में अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर काफी विविधता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा अल्कोहल की खपत होती है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जहां इसके कारोबार पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। सबसे ज्यादा प्रचलन छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में देखने को मिलता है। वहीं वर्तमान में केवल मिजोरम, नागालैंड, गुजरात और बिहार राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध है। इन राज्यों को ड्राई स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों ने अपने आधिकारिक क्षेत्र में लीगल ड्रिंकिंग एज को स्थापित किया। कुछ राज्यों में यह 18 वर्ष है, जबकि कुछ में 21 और 25 वर्ष भी है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद आज के वक्त में भारत दुनिया में शराब के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है। सभी अल्कोहल्स में भारत वॉल्यूम के हिसाब से 9th सबसे बड़ा कंज्यूमर है। कई दशकों से शराब का सेवन भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, इतिहास के इस विषय पर चिंतन इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में शराब पीना पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर से इंपोर्ट नहीं हुआ है। एक सामान्य धारणा है कि मदिरापान की बुराई मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से आई है। हालांकि इनकी भूमिका हाल में अल्कोहल कंजम्पशन में बदलती आदतों और रुझानों की तरफ जरूर रही है, लेकिन प्राचीन समय से ही देश में हैबिचुअल ड्रिंकिंग के प्रमाण मिले हैं और ये भारतीय संस्कृति का एक मुख्य और अभिन्न अंग के रूप में रहा है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज के हमारे इस चर्चा में हमने भारत में अल्कोहल कंजम्पशन के इतिहास को जाना। इस चर्चा से हमारा उद्देश्य सिर्फ इस विषय पर आपको कुछ जानकारी देने का है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थित है और इस म्यूजियम का क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।